हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर है हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे। अगर बात करें हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके कुछ हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अगर हम बात करें टीएन शेषान की, तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया था। अगर हम बात करें इस इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जो भी डायरेक्टिव्स हैं, जो भी पावर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस कंट्री में। हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका न्यूट्रल होना, इनका जो पीपल्स का जो मैंडेट है उसको होलिस्टिक वे में इम्प्लीमेंट करना, कोई भी हमारा जो बूथ रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग ऐसी जो समस्याएं हुआ करती थी, उन सबको सोल्व करना इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये शो करता है कि कितना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इलेक्शन कमीशन। क्योंकि पार्टियाँ जो चेंज होती हैं, जो कोई सत्ता के अंदर आएंगी, सत्ता के से बाहर जाएंगी, तो उन सबको देखते हुए जो इलेक्शंस हैं उनको कितने न्यूट्रल वे में कंडक्ट किया जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हमको जो कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उनके बारे में पता भी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन को जो इंडिया के अंदर जो हम बात करें कि जिस टाइप से कंडक्ट किया जाता है, जैसे हम बात करें जनरल इलेक्शन की, तो जनरल इलेक्शन को इंडिया में जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, आप देखिए कि इंडिया जो इतना डाइवर्स कंट्री है, कम्प्लीटली डाइवर्स कंट्री है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, तो हर जगह पे जो बूथ हैं वो लगाए जाते हैं, वहाँ के लोग अपना वोट है वो कास्ट कर सकें नियर बाई बूथ के ऊपर में। तो ये इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी होते हुए कैसे थ्रू आउट द कंट्री बहुत सारे ऑफिसर्स की हेल्प लेते हुए और ये अपने इलेक्शंस को न्यूट्रल वे में कंडक्ट कराते हैं। तो ये शो करता है कि कितना इम्पोर्टेंट वर्क है इलेक्शन कमीशन का, कितना इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जो भी इसके जो प्रोविजंस हैं, कंपोजिशंस हैं, उनका क्या क्या टेन्योर है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमारे क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या हमारे टूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उनके बारे में यहाँ पे हम रीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करें आज, जैसे ही देश की आज़ादी हुई, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के साथ ही एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। जो पीपल्स के हाथ में जो पावर है, राइट टू वोट, जो वोट कास्ट करने की जो पावर है, सरकार जो चेंज भी कर सकती है जो पावर, तो उसी के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत थी जो फ्री और फेयर वे में इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी को सर्वाइवल रखे। तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है फ्रेंड्स। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, ये एक परमानेंट बॉडी है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। इनके बहुत सारी जगह इंडिपेंडेंट है, इनको सेल्फ पावर है कि ये अपना इलेक्शन के टाइम में कोई स्टार कैंपेनर है उसको बैन भी कर सकते हैं कि आप इतने दिन तक कैंपेनिंग नहीं कर सकते, अगर वो कैंपेनिंग की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका वायलेशन होता है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें कि इंडिया के अंदर में, हमारे देश के अंदर में कंडक्ट कराने के लिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल 324 है, 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कुछ आर्टिकल्स हैं मैं बता रहा हूँ, ये आर्टिकल्स आपको रीड करने हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप खोल के रीड कीजिए, या आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको ओपन करके रीड कीजिए। 324, 325 एंड 326, ये 3 आर्टिकल्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब भी आप इलेक्शन कमीशन के बारे में रीड करें। तो इलेक्शन कमीशन का हमने देखा फ्रेंड्स, एक इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए आर्टिकल 324, 324 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। क्योंकि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 324 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि यहाँ पे जो हमारे स्टेट के अंदर में जो 3 टायर इलेक्शन होते हैं पंचायत के, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, जिनको जब 73rd एंड 74th जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ को, तो वहीं उन्हीं के अंदर प्रोविज़न है 243 के अंदर में ही, आर्टिकल 243 के अंदर एक प्रोविज़न है कि यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए टू कंडक्ट द उनका रेगुलर वे में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए फ्री और फेयर मैनर में। तो इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें कि जैसे स्टेट्स का जो इलेक्शन है, जैसे अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस अभी हुए हैं रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में। तो उन्हीं स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया है, स्टेट्स के जो रेगुलर इलेक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ही उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और हमारी जो जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा के जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। तो फ्रेंड्स, ये शो करता है कि केरला का इलेक्शन भी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। जो आसाम के इलेक्शंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो ये ऑल इंडिया बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है इलेक्शन कमीशन, कि जिससे कॉमन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, अगर कंपोजिशन की बात करें, जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर कौन कौन हैं, कितने पर्सन्स हैं, चेयरमैन एक है, वाइस चेयरमैन कितने हैं, इन सब के बारे में अगर हम रीड करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात हमने डिस्कस की कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो आर्टिकल जो 324 है उसके द्वारा यहाँ पे कुछ कंपोजिशन बताए गए हैं। कंपोजिशन के अंदर ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। अब इनकी जो संख्या है ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है समय समय पे। जैसे इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, चेयरमैनशिप में ओनली एक ही हुआ करते थे, फिर इसको 3 मेंबर बॉडी कराया गया, फिर 1 किया गया, फिर से इसको 3 मेंबर बॉडी क्रिएट किया गया। तो फ्रेंड्स, ये शो करता है कि यहाँ पे जो पावर है अपॉइंटमेंट, कितने इलेक्शन कमीशंस को नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उसकी जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास में फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का और अदर इलेक्शन जो कमिश्नर्स हैं उनका, वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं उनका जो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा क्या अदर और भी कोई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी क्रिएट होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो मेन चेयरमैन के रूप में वर्क करेंगे। ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर 3 मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, अगर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं और एक चीफ इलेक्शन, तो एक यहाँ पे जो चेयरमैन के रूप में जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके द्वारा कंसल्ट करते हुए यहाँ पे रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो सर्विस है, जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है इलेक्शन कमिश्नर्स का व रीजनल कमिश्नर्स का, वो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इज़ बेसिकली द रबर स्टैम्प जो बोला जाता है, यहाँ पे जो डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा कि कितना इनका रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसकी एड और एडवाइस पे काम करता है प्रेसिडेंट। तो कुछ ही जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर हैं प्रेसिडेंट को। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका, अगर हम बात करें कि टेन्योर का, जो सर्विस का, वो जो डिसाइड है वो किया जाएगा यहाँ पे रीजनल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो सर्विस टेन्योर को डिसाइड किया जाएगा यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा कि इलेक्शन कमीशन एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, एक जो इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके सर्वाइवल के लिए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे
जो नंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के जो नंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ कमिश्नर जो होंगे इलेक्शन कमीशन में, तो उनके जो नंबर हैं वो चेंज हो सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर में इन नंबर्स का। अपॉइंटमेंट किसी को भी किया जाता है, रीजनल कमिश्नर को तो इलेक्शन कमिश्नर्स को कंसल्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे स्पेशल पावर है। अगर अभी तक अगर हम बात करें 1950 से लेकर अभी तक 1989 तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था फ्रेंड्स, सिंगल मेंबर बॉडी। फिर 1989 में जब वोटिंग की एज रिड्यूस की गई 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे जो वोटिंग की एज है 21 से कम करके 18 कर दी गई। 18 साल में आप वोट डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वोटिंग की रेस से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन भी है हमारा। अगर हम बात करें कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट होता है 1947 में, और हमारे जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो वोटिंग की जो पावर है वो बेसिकली हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो कंप्लीट जो इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं, उन सभी को पावर दी गई यहाँ वोटिंग की, सभी को वोट का अधिकार दिया गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे हम बात करें कि यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए में जो महिलाओं को, जो वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया गया, वो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया जाता है 1920 में। अगर हम बात करें यूएस की रिवॉल्यूशन की, अमेरिका की जो रिवॉल्यूशन होती है, अमेरिका की जो क्रांति होती है, वो होती है 1784 के समय में ख़त्म हो जाती है, 1784 में। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप क्या शो करता है कि अराउंड द 140-150 ईयर्स के बाद में जो आज़ादी के, इनकी जो आज़ादी हुई, इनकी जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस होती है, उसके कम से कम ना तो 150 साल बाद में ये महिलाओं को वोटिंग का राइट का अधिकार देते हैं। अगर हम भारत में बात करें, हम हमारी कंट्री की बात करें, ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि इंडिपेंडेंस के साथ में ही, आज़ाद होने के साथ में ही सभी लोगों को, मार्जिनल सेक्शंस को, अनएजुकेटेड्स को, इलिटरेट्स को, विलेजर्स को, अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया भारत के अंदर में। आज़ाद होने के साथ ही सभी लोगों को इक्वलिटी का फील कराया गया कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है। यहाँ इक्वलिटी का एक आप इसको एक स्टेटमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो कि वो वन स्ट्रोक के अंदर सभी को वोटिंग राइट जो दी गई यहाँ इलेक्शन कमीशन, हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के साथ ही। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें यूके की, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी जो फुल्ली जो वोटिंग राइट है महिलाओं को 1928 के अंदर दिया गया था। 1928 के अंदर आफ्टर द यूएसए, इवन द सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट हैं, इनके अंदर तो आफ्टर द 2000 के बाद में दिया गया है फ्रेंड्स, जो महिलाओं को वोटिंग राइट का अधिकार है। और यूएई के अंदर अगर हम बात करें 2006 के अंदर दिया गया था यूएई के अंदर महिलाओं को वोटिंग का राइट का अधिकार। तो भारत के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक मूवमेंट भी चला था 1904 से लेकर 1912 तक, वुमेंस का जो सफरेज मूवमेंट है वो चलता है कि वोटिंग राइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो वोटिंग की बात आई, तो हमने ये सब देखा कि कैसे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ भी जो वोटिंग का अधिकार है सभी लोगों को बाद में दिया जाता है। स्पेशल बात करें महिलाओं को, यहाँ इंडिया के अंदर सभी को दिया गया। बाद में वो एज है जो 21 साल में पहली बार वोट डाल सकते हो, उस एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। 18 करने के साथ ही काम इंक्रीज हुआ, वर्कलोड इंक्रीज हुआ। वर्कलोड इंक्रीज होने के साथ ही इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, पर बाद में उसको अबोलिश कर दिया जाता है फ्रेंड्स। बाद में उसको अबोलिश कर दिया गया थोड़े ही दिन बाद में। फिर जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सब को जब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसके बाद में 93 के अंदर में, 93 के अंदर में यहाँ पे दोबारा से 2 कमिश्नर एंड वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 3 मेंबर बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर दी गई, मल्टी मेंबर बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर दी गई इलेक्शन कमीशन को। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा, जर्नी देखी, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमने देखा कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर हमने देखा कि कैसे जो मेंबर्स की बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी किया गया, फिर उसके बाद दोबारा से सिंगल किया गया और बाद में दोबारा से मल्टी मेंबर बॉडी किया गया है। तो 9 अक्टूबर 1993 से लेकर अभी तक तो 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, 1 चीफ इलेक्शन कमीशनर, 2 आर द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम देखें सॉरी फ्रेंड्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी जो पावर है, उनकी सैलरी है वो इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पावर है, उसके अलाउंस जो सैलरी है वो सब कुछ उन्हीं के बराबर है जो प्रिविलेज इनको दिए गए हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 स्पेशल पावर हैं फ्रेंड्स, 2 स्पेशल पावर हैं
कि बेसिकली अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो स्पेशल पावर जो है वो ये है कि जब रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट है वो जो कंसल्ट करेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करेगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, अगर इन दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन है वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि हाँ इनको जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनको रिमूव कर दो तो उनको यहाँ रिमूव कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इस वजह से थोड़ा सा अनइक्वल बेनिफिट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रीजनल कमिश्नर्स को। जैसे सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं तो उसी समय में उत्तर प्रदेश में एक रीजनल कमिश्नर की ज़रूरत है वहाँ पे वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। तो रीजनल कमिश्नर को जो अपॉइंट किया जाएगा उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्स्ट्रा पावर है, प्रेसिडेंट उनके साथ कंसल्ट करेगा। अगर इसी समय में कोई इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास में कोई रिमूवल से रिलेटेड बात आती है तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोलता है तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो कमीशन के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाता है। इसी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस आया था 2019 के अंदर में, जो अशोक लवासा जब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर थे तो अशोक लवासा ने जो ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन कैंपेन तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनका एक कोई इलेक्शन कैंपेन के समय में कोई स्पीच था तो उसके रिलेटेड किन्हीं दूसरी पार्टीज ने ऑब्जेक्शन किया होगा या इलेक्शन कमीशन ने सुमोटो केस लिया था तो उन्हीं के अंदर में एक आया था कि मेजोरिटी के थ्रू डिसीजन लिया गया 2:1 के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा उन्होंने इवन जो चीफ जस्टिस को उस टाइम में लेटर भी लिखा था कि आप ये 2:1 कर रहे हो। जैसे आप जुडिशरी में होता है कि कौन से जज हैं जिन्होंने अगेंस्ट में दिया, कौन से, जैसे अगर हम बात करें कि सबरीमाला का जो केस आया था तो इंदु मल्होत्रा ने जो उनके जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में बात बोली थी कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है इतने सालों तक इसको नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए इन द नेम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या इस तरीके से। तो वहाँ नेम आता है। तो यहाँ पे जो अशोक लवासा थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उनकी डिमांड थी कि मेरा भी यहाँ नाम लिया जाए कि जो 1 के रेशियो से मैंने डिसाइड किया है तो यहाँ पे नेम लिखा जाए कि अशोक लवासा हैं जो अपोजिट में थे इस डिसीजन के। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली यहाँ पे मेजोरिटी के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे नेम नहीं बताए जाते हैं कि अगर 2:1 के थ्रू लिया गया या 3:0 के थ्रू लिया गया। तो ये फ्रेंड्स कम्प्लीटली यहाँ पे जो नेम है वो जस्ट जुडिशरी की तरह नहीं है, तो यहाँ मेजॉरिटी के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं 6 ईयर तक ये रह सकते हैं। अगर इनके टर्म की बात करें, अगर एज की बात करें तो मैक्सिमम 65 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से है कि इन दोनों में से कोई भी एज अगर पहले कंप्लीट होती है 6 ईयर एज, सपोज कीजिए आपको 62 की एज में अपॉइंट किया जाता है, 62 की एज में अपॉइंट किया जाएगा तो आप कितने ईयर तक रहोगे? मैक्सिमम 3 ईयर तक। आप 65 एज कंप्लीट होने तक आप वहाँ पे पोस्ट के ऊपर रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरा 6 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अपना टर्म जो अपना पोस्ट है उसको क्यों रिजाइन करूँ। तो आपको बेसिकली आपका जो एज है वो आप कंप्लीट कर रहे हो तो 65 और 6 में आपका जो भी कंप्लीट होगा तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। इवन आपको रिमूव भी किया जा सकता है एक्सपायरी से पहले अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस लग जाते हैं, कोई आपके ऊपर वायलेशन करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन या कुछ भी ऐसी जो एलिगेशन है वो लगते हैं तो आपको रिजाइन भी करना पड़ सकता है, आपको रिमूवल भी आपका किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंस किस तरीके से है, तो आर्टिकल जो 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इसको बेसिकली सेफ गार्ड करता है इंडिपेंडेंस को, इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन को। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है फ्रेंड्स। हमने देखा कि 65 एंड 6 ईयर है, 6 ईयर है, 65 है। अब और इसके अलावा रिमूवल इतना आसान नहीं है कि आपको जैसे किसी ने कोई भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में आपने कोई डिसीजन दिया और आपको रिमूव कर दिया गया एक विद इन द 1 डे, इस तरीके से रिमूवल नहीं है। रिमूवल सेम लाइक है जैसे जज को जैसे रिमूव किया जाता है, जो जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरीके से आपका रिमूवल होगा। अगर आप इस पोस्ट पे हो तो उसका रिमूवल आपका काफ़ी हार्ड है। और जज का रिमूवल तो इस तरीके से है फ्रेंड्स कि अभी तक किसी भी जज के अगेंस्ट में जो प्रोसीजर है वो लगाया गया है, बट अभी तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है इंडिया के अंदर में। तो फ्रेंड्स बात करें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है जिससे वो अपना काम है इम्पार्शियल वे में करें, इंडिपेंडेंस के रूप में करें, गवर्नमेंट का एफिलिएशन ना हो।
उनको रिमूव किया जा सकता है सेम मैनर एंड सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इनको बेसिकली जो रिमूव किया जा सकता है कि बोथ हाउस जो हैं पार्लियामेंट के वहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के रूप में यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये शो करता है कि बेसिकली अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं ऑफिस को, कि प्रेसिडेंट का जो मन हुआ, जो प्लेजर हुआ, जब तक आप रहोगे पोस्ट के ऊपर में तो आपका रिमूवल है जो काफ़ी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है आपको स्ट्रॉन्ग वे में दिया गया है इसमें। तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट रिमूवल नहीं किया जा सकता, रिमूवल इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा जो सर्विस कंडीशन है, जो अलाउंस हैं, सैलरीज हैं, उनको बेसिकली जो वैरिड नहीं किया जा सकता, डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने के बाद में ऐसे नहीं है कि जो अपॉइंटमेंट करने से पहले आपको 1 लाख मिल रहा है सैलरी, उसके बाद में आपकी सैलरी रिड्यूस कर दी गई, तो इस तरीके से नहीं होगा। जो भी सर्विसेज हैं वो आपको कंटिन्यू दी जाएंगी। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर हैं, जो हमने देखा कि जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमीशन हैं उनको अगर रिमूव किया जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमीशनर को यहाँ स्पेशल पावर है फ्रेंड्स। उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर में ही रीजनल कमिश्नर्स को और जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूवल यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये सब दी हैं, कुछ बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई हैं इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके जो मेंबर बनेंगे इलेक्शन कमीशन के, तो क्वालिफिकेशन QRT, ये बेसिकली एक याद करने का तरीका है। QRT अगर हम बात करें QRNT, अगर क्यू से बात करें तो क्वालिफिकेशन है कि किस टाइप की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से होने चाहिए, या आपको लीगल इतना नॉलेज होना चाहिए, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज 10 ईयर का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस जो 10 ईयर का होना चाहिए। तो इस टाइप की जो बातें हैं वो नहीं डिसाइड की गई हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं बताई गई है। अगर हम बात करें कि टी से टर्म्स है कि टर्म्स के बारे में हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कि उसका टर्म कितना रहेगा इसके बारे में भी नहीं बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताया। तो फ्रेंड्स आपका जो बेसिकली क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर लिख देगा क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर डिसाइडेड इन दैट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीज़ें नहीं बताई गई हैं, क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया है, टर्म ऑफ द मेंबर्स नहीं बताया गया है, और इसके अलावा रिटायर्ड जो मेंबर्स हैं उनको डिबार्ड नहीं करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फॉर एनी अदर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है उनका तो उससे डिबार्ड नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात भी नहीं लिखी हुई है। जैसे हमारे कूलिंग ऑफ पीरियड की जो बात चलती है कंटिन्यू, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटोरियल्स आते हैं कि सर्विस के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि हमारा जो राम जजमेंट आया था, राम टेम्पल जो जजमेंट है, राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया, तो जो जिन जज ने वो डिलीवर किया था, जो CGI थे, उन्हीं को बाद में जो राज्यसभा के लिए अपॉइंट किया गया था। तो उस टाइम भी ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। P सदाशिवम नाम के एक हमारे CGI हुआ करते थे, उनको भी इसी तरीके से बाद में गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड की बात चलती है कि रिटायर होने के बाद में आपको जो गवर्नमेंट है कुछ समय तक आप 2 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड हो या 5 ईयर का, ये सिविल सर्वेंट से रिलेटेड भी चलता है कि सिविल सर्वेंट्स को बेसिकली कुछ ऐसा वर्क ना करें कि पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट के रूप में वो वर्क करें, कुछ ऐसे डिसीजंस ना लें, तो इसीलिए कूलिंग ऑफ पीरियड की डिमांड चलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वालिफिकेशन नहीं बताया है, उसके मेंबर्स का जो टर्म है वो नहीं बताया गया कितने साल तक रहेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन डिबार्ड भी नहीं करता है जो रिटायरिंग कमिश्नर्स हैं उनके फर्दर अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं यहाँ डिबार्ड किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें रिटायर्ड पर्सनस का, तो ये यहाँ पे 3 हैं कि क्वालिफिकेशन, टर्म एंड रिटायर जो पर्सनस है उनका डिबार्ड नहीं करता है उनका जो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें
जो पावर हैं या फंक्शंस हैं, कुछ जो हमारे इलेक्शन कमीशन को जो स्पेशल पावर्स हैं उनकी बात अगर हम करें तो इलेक्शन कमीशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर हैं जो हमारे ये बेसिकली पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर इनको यूज़ करता है। अगर हम बात करें कि इनको 3 कैटेगरी के अंदर रखा गया है इन पावर्स एंड जो भी इनके फंक्शंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बेसिकली कि अगर आप बात करो कि इलेक्टोरल रोल है, जैसे वोटिंग लिस्ट है, तो वोटिंग लिस्ट को मेंटेन रखना और कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करना कि जैसे अगर हम बात करें कि हरियाणा है, हरियाणा के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं लोकसभा की, तो 10 जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं तो इनको क्रिएट करना, रीएडजस्टमेंट करना समय के साथ में। जैसे अगर आप देखें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जो आप अपने स्टेट्स के अंदर भी देखते होंगे कि वो चेंज हो जाती हैं आफ्टर द 10 ईयर या 20 ईयर्स के बाद में, कि उन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनका नाम है वो चेंज हो जाता है, किसी दूसरे एरिया को ऐड कर लिया जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गई। अगर हम बात करें एडवाइजरी पावर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द कि आप कोई भी मेंबर है वो गलत तरीके से इलेक्ट होके आ गया है तो उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि इनको रिमूव कर दो, आप इनको आप रिमूव कीजिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे एडवाइजरी पावर है इलेक्शन कमीशन के पास में। और क्वासी जुडिशियल पावर ये है कि ड्यूरिंग द बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वहाँ पे इलेक्शन को कैंसिल करवाना है, वहाँ पे बाई इलेक्शन कंडक्ट कराना है, नहीं करवाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो नॉमिनेशन पेपर है उसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इलेक्शन कमिश्नर के ही ऑफिसर होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं जिनको रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, जो एसडीएम होते हैं लोकल ब्लॉक लेवल पे, जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में बैठते हैं, तो वो स्क्रूटनाइज करते हैं। तो उस टाइम में वो क्वासी जुडिशियल रूप में वर्क करते हैं कि अगर नॉमिनेशन पेपर के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तीन हिस्सों में इन पावर्स को डिवाइड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर एंड क्वासी जुडिशियल पावर हैं। अब इन पावर्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की, वोटिंग के लिए जो यूनिट्स हैं वो क्रिएट की जाएंगी। जैसे कुछ लोग हैं वो इस एरिया में वोट डालेंगे, कुछ इस एरिया में, तो यूनिट है जो बेसिकली जो टेरिटरी है वो डिसाइड की जाएगी विद इन द स्टेट भी। और वो जो रेशियो है विद इन द स्टेट और बिटवीन द जो टेरिटरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके बीच में जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो इक्वल रहे, उसी को देखते हुए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जाती हैं। तो टेरिटोरियल एरिया है जो इलेक्शन कमीशन का, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन है उसके एक्ट की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर यहाँ पे बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। फ्रेंड्स अभी रिसेंटली भी न्यूज़ के अंदर था, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 82 है फ्रेंड्स, आर्टिकल 82 है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होती हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन इसके मेंबर होते हैं आप इसके बारे में ज़रूर देखना, अपनी बुक के अंदर देखना या गूगल करना आप कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके कौन कौन मेंबर हैं। और अभी तक इंडिया के अंदर अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो 4 बार बनाया गया है। वैसे बेसिक बताया गया था कि आफ्टर एवरी सेंसस बनाया जाएगा। शुरुआत के जो 3 बार क्रिएट किया जाता है इसको, फिर उसके बाद में इसको 2002 में फिर इस्टेब्लिश किया गया 2002 में बाद में। और अगर हम बात करें कि हमारी जो सीट्स हैं वो फ्रीज कर दी गई हैं 26 तक, उसके बाद में चेंज होंगी। तो ये कुछ बातें हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 है, कौन कौन उसके मेंबर होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या जज वहाँ के मेंबर होते हैं नहीं होते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसका पार्ट होता है नहीं होता है, या वहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कोई मेंबर होगा वो इसका पार्ट होगा या नहीं होगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स के बारे में आप रीड करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर मैं अभी आपको बता दूंगा तो हो सकता है आपको याद ना रह पाए। अगर आप गूगल करोगे, अगर आप बुक के अंदर सर्च करने की कोशिश करोगे तो एनी हाउ आपको कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाए, अगर आपने थोड़े भी इंटरेस्ट के साथ उसको गूगल कर लिया है तो ये आपको पता होना चाहिए।
फ्रेंड्स। इसके अलावा जो अगर हम बात करें इलेक्टोरल रोल हैं, जो वोटिंग लिस्ट हैं, उनको कंटिन्यूअली रिवाइज किया जाता है। आप देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके एरिया में जब इलेक्शन होते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी फ्रेंड्स, कि जब आपके एरिया में इलेक्शन होते हैं तो लिस्ट आती हैं, एक जो सबसे लास्ट लिस्ट आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कुछ जो मेंबर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है तो उनका नाम रिमूव करना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो माइग्रेट करके चले गए हैं, जिन्होंने अपना एरिया चेंज कर लिया है, तो उनका नाम रिमूव करना लिस्ट के साथ में। तो ये सब पीरियोडिकली उन लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। ये रजिस्टर जो ऑल एलिजिबल वोटर्स हैं उनको लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें, इलेक्शन की जो डेट्स हैं उनको नोटिफाई करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। इलेक्शन की जो डेट जिस दिन से नोटिफाई आती हैं, जिस दिन से इलेक्शन की डेट को नोटिफाई किया जाता है, शेड्यूल को बताया जाता है, तो उसी दिन से फ्रेंड्स यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, कि एक कुछ कोड्स हैं, डिसाइड किए गए हैं कि उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ पार्टीज़ ने मिलके ही ये स्टार्ट किया था। केरला के अंदर पहली बार ये जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ पार्टीज़ मिलके ही ये ऑब्जर्व करती हैं कि हमारे बीच में कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, कि जैसे पैसे नहीं बाँटना, ओपनली पैसे नहीं बाँटना। वैसे तो आपको पता होगा कि इलेक्शन में किस तरीके के काम होते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। बट ओपनली ऑन कैमरा इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं वहाँ पे आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, आपका जो सीट है वहाँ पे आपका नॉमिनेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप वोटर्स को, तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ऑब्जर्व भी किया जाता है, शेड्यूल्स जो है उसको नोटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद में जो नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे उनको स्क्रूटनाइज भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो लोग निकल के आते हैं उनकी जो डिग्री है वो फेक होती है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वहाँ के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन पेपर्स का अच्छे से स्क्रूटनाइज होता है। इवन द जो एक्सपेंडिचर है आपका, जो इलेक्शन में जो आप एक्सपेंडिचर करते हो उसकी भी आपको रिपोर्ट देनी होती है फ्रेंड्स। ये आपका जैसे आपका इलेक्शन ख़त्म होता है, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद में जितने भी आप लोग कंटेस्ट करते हैं तो उनके जो लोग होते हैं वो वहाँ पे अपना रिसिप्ट है जो शो करते हैं, कितने का एक्सपेंडिचर हमारे जो साथ में जो गाड़ियाँ घूमी थी उनका था, या किसी तरीके जो एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली इनको शो करना होता है कि एरिया वाइज़ कि यहाँ 60 लाख के आसपास आप खर्च कर सकते हो या 40 लाख के आसपास। तो जो भी लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका जो बेसिक टारगेट होता है वो अपना इस टाइप से शो करते हैं कि हम इतना ही यहाँ पे खर्चा कर पाए, इतना वो शो करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स वो तो एक अलग बातें हो गई जो हमने आप शेयर की अभी आपसे। अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज भी करता है इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक बात आती है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रिकॉग्नाइज, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पहले के समय में पॉलिटिकल पार्टीज़, अभी भी अगर प्रेजेंट बात करें कि कुछ बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे रिलेटेड, जो अनोनिमस उसके अंदर जो फंडिंग आती है उससे रिलेटेड बोला जाता है कि वो उसके अंदर मनी का जो बेसिकली एक्सचेंज किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो पहले इनकम टैक्स के अंदर नहीं आया करती थी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर आप फ्रेंड्स जाके अपने जो अगर आप गूगल करोगे तो इंडिया के अंदर आपको कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके बारे में आप देखना, कि इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली फंडिंग के लिए भी क्रिएट की जाती हैं, कुछ छोटी-छोटी पार्टी इसलिए भी कंडक्ट की जाती इस्टेब्लिश की जाती हैं उनके थ्रू फंडिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा उनको सिंबल्स भी दिए जाएंगे। अगर आप स्टेट की पार्टी बन के इमर्ज आउट होते हैं, वो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम इलेक्शन का जो चैप्टर होगा उसमें रीड करेंगे। इसके अलावा आपको नेशनल पार्टी जो सिंबल है, नेशनल पार्टी का जो आपका स्टेटस है वो भी दिया जाता है फ्रेंड्स। नेशनल ये बेसिकली आपकी जो इलेक्टोरल जो इलेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सिंबल दिया जाएगा कि आप स्टेट पार्टी बने हो या आप अगर नेशनल पार्टी इमर्ज आउट हुई हो। तो उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं कि 2% आपको सीट जीतनी है, 4 डिफरेंट स्टेट से आप जीतो, मोर देन 12 आपको सीट जीत के इमर्ज आउट हो, या आप 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी बन जाओ। तो ये कुछ उसके क्राइटेरिया हैं। जब हम इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में रीड करेंगे तो उस चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में रीड करेंगे कि स्टेट पार्टी बनने की क्या-क्या क्राइटेरिया हैं,
नेशनल पार्टी बनने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटली इंडिया के अंदर जितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, जिसमें आप एक बात याद रखना, एनपीपी नाम की भी एक पार्टी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करती है, ये भी एक नेशनल पार्टी है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आप याद रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ स्टेट्स के अंदर वहाँ पे स्टेट पार्टी बन गई है। तो ये क्राइटेरिया ये भी है कि 4 स्टेट्स के अंदर अगर आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी सेटलिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पे देखता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, सिंबल्स उनको अलॉट किए जाते हैं, यहाँ पे सिंबल्स उनको अलॉट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि जो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं जो इमर्ज आउट होती हैं, कि वहाँ पे कोई बूथ रिगिंग की अगर कोई कैंपेन करे कि उस वहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, फेयर वे में इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर इंक्वायरी करता है, उनको चेक करता है, कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करता है। कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप रीड कीजिए फ्रेंड्स कि क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस के अंदर में, कि कब तक ये ऑब्जर्व रहता है, क्या इलेक्शन का रिजल्ट आने के साथ ये ख़त्म हो जाता है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब भी स्टेट्स के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, जैसे अब सपोज कीजिए अभी स्टेट के अंदर इलेक्शन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी पावरफुल है, अभी इस्टेब्लिशमेंट में भी है, कोई डिजोल्व नहीं हुई है लोकसभा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कुछ स्कीम्स भी नहीं लॉन्च की जा सकती जिससे जिससे वहाँ के स्टेट के लोगों को फ़ायदा मिले, तो ये भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है। जैसे केरला के अंदर एक बार इश्यू है जो निकल के आया था कि केरला के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया गया था, तो उसको अगेंस्ट में वहाँ की पार्टीज ने उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। तो फ्रेंड्स वो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वहाँ पे कुछ डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से फंडिंग की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स, टीवी के ऊपर में जो बेसिकली पब्लिसिटी के लिए, जो कैंपेन के लिए जो टाइम मिलता है, उस टाइम को डिसाइड किया जा सकता है जो पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आपको कुछ टाइम मिलेगा, आपके जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनका टाइम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड कितना रहेगा, आपको टीवी पे फ्री टाइम कितना मिलेगा इलेक्शन कैंपेन का, आपका जो कैंपेनिंग जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको शो करने का, आपको इलेक्टोरल रोल्स कितने मिलेंगे, तो ये आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ये एडवाइजरी पावर आ गई फ्रेंड्स। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि किसी भी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके ऊपर में। गवर्नर को एडवाइस करता है किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर चुन के आ गया हो। क्यों करेगा गवर्नर को, अभी हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट का इलेक्शन भी कंडक्ट कराता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का नहीं कराता, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे। इसके अलावा बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, ऐसी कुछ भी एक्टिविटी होती हैं तो वहाँ पे पोल को कैंसिल करना भी इलेक्शन कमीशन का ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि आप वहाँ पे हमको जो प्रॉपर वे में जो स्टाफ हैं वो दीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अगेंस्ट में एक टॉपिक भी बनता है फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन की एक बात उठती है कंटिन्यू, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं, अगर हम बेसिकली बात करें, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसके समय में, इलेक्शन के समय में। तो उनको जब यूज किया जाता है तो जो स्कूल हैं, स्कूल का जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब होता है कम अराउंड द 5 to 10 डेज तक के। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है इसका, और इंडिया के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 5 ईयर का टर्म होता है, उसके अंदर पहले लोकसभा के इलेक्शन आएंगे, स्टेट का खुद का इलेक्शन होगा, फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस आएंगे, कहीं कहीं स्टेट्स में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस भी आएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी इलेक्शन चलते रहते हैं। तो इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराने चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो स्टाफ हैं उनका हम यूज़ कर सकें। एजुकेशंस जो इंस्टीट्यूशंस के जो बेसिकली वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा यूज किया जाता है, आपने देखा भी होगा। इवन सेंसस के समय भी उनको, जो सेंसस काउंटिंग है जो उसके रिलेटेड भी टीचर्स को ही वो किया जाता है कि आप घर घर जाइए, आप सर्वे जो डाटा है वो कलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बात थी कि जो गवर्नमेंट के स्टाफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना हमको स्टाफ चाहिए, इतने लोग चाहिए। आपने अगर न्यूटन मूवी देखी हो तो आप नहीं देखी हो तो आप देखना, उसके अंदर भी आपको जानकारी मिलेगी देखने की कि किस टाइप से जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 2017-18 के समय एक मूवी आई थी, न्यूटन मूवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी थी इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड। तो वो आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, काफ़ी अच्छी मूवी है अगर आप जो भी इलेक्शन प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखोगे तो।
इसके अलावा फ्रेंड्स आप बात करें कि जो मशीनरी है उसका फ्री एंड फेयर वे में यूज़ हो सके, इसके लिए बहुत सारे ई विजिल नाम की इनके ई स्वीप, ई विजिल, इस टाइप के काफ़ी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वीवीपैट भी एक इनका एक इनिशिएटिव है। वीवीपैट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन कहा था कि किसी भी रैंडम जो 5 आपके जो पोलिंग बूथ हैं उनकी जो पर्चियां हैं उनको मैच कीजिए, और वो इक्वल मैच हुई थी अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर शो करता है कि जो कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, कोई बूथ रिगिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। ईवीएम के बारे में भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट जो डाटाज हैं कि ईवीएम पहली बार कब यूज़ की गई, कौन से जनरल इलेक्शंस के अंदर यूज़ की गई, और ईवीएम को बेसिकली कौन यहाँ पे बनाता है, कौन सी कंपनी है जो बनाती है, उनके बारे में भी आपको ये इससे रिलेटेड काफ़ी इश्यू हैं, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इसके रिलेटेड इश्यू रेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की, कुछ वेपन्स हैं, कुछ इनके टूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, जिससे फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। इलेक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर कोई भी स्टेट में अगर इलेक्शन है, वो कोई भी स्टेट के अंदर में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। इससे रिलेटेड 2019 के अंदर एक इशू हुआ था फ्रेंड्स, 2019 इलेक्शन के समय में। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब 2019 का जब इलेक्शन हो रहा था, तो उस टाइम में जो गवर्नर रूल था, जो प्रेसिडेंट रूल था, वो लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम में वहाँ पे जो इलेक्शन का, उस टाइम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो क्वेश्चन है वो रेज किया गया कि वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि 6 मंथ के बाद में, अगर 6 मंथ तक गवर्नर रूल रहता है, तो उसके बाद में 6 मंथ या 1 ईयर के बाद में इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराने होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा बात बोली गई कि अभी जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, वो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाए, यहाँ पे जो इमरजेंसी पीरियड है इसको 1 ईयर तक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, उनको ग्रांट देते हैं नेशनल और स्टेट पार्टी का, इसके बारे में हमने देखा पोल की परफॉर्मेंस के ऊपर में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को बेसिकली फ्रेंड्स डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स उनके द्वारा असिस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये जो बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे उनको ड्रॉन किया जाता है एक स्पेशल टेन्योर के लिए यहाँ पे। तो ये हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा। इसके अलावा जो बूथ होती है, लोकल लेवल पे जो बूथ होती है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बूथ का जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जहाँ पे आप वोट डाल के आते हो। और अगर हम बात करें, आप जिस ब्लॉक के अंदर हो जहाँ पे आपका नॉमिनेशन है, तो आप वहाँ के होंगे, अगर आप आईएएस बनते हो और एसडीएम आप होते हो कोई भी ब्लॉक में, तो आप वहाँ पे होगे रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वो होते हैं जो नॉमिनेशंस को चेक करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होंगे जो वहाँ पे बूथ को हेड करेंगे जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम इलेक्शन सिस्टम एक अलग चीज़ है, इलेक्शन कमीशन एक अलग चीज़ है। तो हम इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने रीड किया है। इलेक्शन जो सिस्टम है, जैसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है या स्टेट की है, तो इनके बारे में जो क्या क्राइटेरिया है उनके बारे में अलग से रीड करेंगे। वीवीपैट कब यूज़ हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इन सब के बारे में हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये अगर लेक्चर सही लगता है, अगर आपको ये जो डिस्कशन वीडियो है, जो ये हमने चैप्टर रीड किया इलेक्शन कमीशन का, इसके बारे में आपको सही लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप शेयर कीजिए अपना ये लेक्चर। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।